हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो अब हम एक बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आप किसी भी आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जीएस का सेक्शन ये कवर करता है। और वहीं बता दूँ, आप बीपीएससी टीआरई 3.0 पूरा एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और जीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इक्वली इम्पोर्टेंस है। दमन दीव के लिए भी आप जेबीटी चंडीगढ़ जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट हो जाता है। तो हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। एक एक टॉपिक पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले हम लोग क्लास 6 की जो हिस्ट्री, जो इतिहास है, हमारा अतीत नाम है जिस किताब का, उसको हम कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत आसान सिंपली पढ़ेंगे चीज़ों को और यहाँ से आपको क्वेश्चंस हूबहू मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका हिस्ट्री, अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से जीएस वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी सीरीज को। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा अतीत क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस टॉपिक का नाम है। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक। क्लास 6 की एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों मिक्स है। तो हम टॉपिक भी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए क्या, कहाँ, कब और कैसे ये चीज़ों को कवर करते हैं। तो पहले देख सकते हैं आप, आरंभिक लोगों के निवास, मतलब आरंभिक लोगों के जो घर होते थे वो कैसे होते थे, इसके बारे में चीज़ें दी गई हैं। एक मिनट मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, लाखों वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। तो लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था भाई, कि लोग जो थे वो नदी पे रहते थे। मोस्टली लोग नदी के किनारे रहना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ से आसानी से पानी भी मिल जाता था। और वहाँ पे कुछ कुशल लोग थे, कुछ कुशल संग्राहक लोग थे, जिन्हें आसपास के जो जंगल में कोई विपदा आए, कोई आपदा आए, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता था आसानी से। भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो जो भोजन है वो कहाँ से संग्रह करते थे, वो जंगलों से ही संग्रह करते थे। जैसे जड़ हो गई, फल हो गए, ठीक। ये जो खाने पीने वाली चीज़ें थी ये जंगलों से ही स्टोर किया करते थे या खाते थे, और जानवरों का शिकार करते थे, ठीक। अब ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। तो ये हमारे उतना काम का नहीं है, बस देख लीजिए आप, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ या आपके लिए ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसे ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से। तो आगे दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों की उपार्जन प्रारंभ किया। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। रुकिए जूम ही कर लेता हूँ मैं आप सभी के लिए, चीज़ें दिखनी चाहिए बड़े में, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए अब क्या हुआ था कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ, तो दो प्रकार की पहाड़ियाँ थी, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसे प्लेस है वहाँ पे जब जहाँ 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष जो थे वो गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजान आरंभ किया था। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो गेहूँ और जौ, ठीक। आगे चलते हैं। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे, तो भेड़, बकरी और गाय जैसे जो पशुएं थी, इनको इन लोगों ने पालना चालू कर दिया था। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर में चावल उपजाया गया, ठीक। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। तो जो गंगा के दक्षिण में ये नदियाँ थी, आसपास के जो क्षेत्र थे, तो उनको किस नाम से जाना जाता था, उनको मगध, जो कि प्रेजेंट में हम बिहार बोलते हैं, ठीक, बिहार के नाम से जाना जाता था। अब आइए देश के नाम के बारे में देखते हैं क्या दिया है। देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो इंडिया शब्द किससे निकला है भाई, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो जो भारत का नाम है, इंडिया जैसे भारत नामों का प्रयोग जो करते हैं हम लोग, ये इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। आगे चलते हैं।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश की इंडिया कहा। तो हुआ क्या कि जो उत्तर पश्चिम से लोग आए, ठीक, जो कि जिनको हम यूनानी बोलते हैं, और ईरानी लोग, जो यूनानी और ईरानी लोग आए पूर्व पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, तो इन्होंने कहा भाई जो सिंधु है, सिंधु को क्या कहा, सिंधु को हिंदोस कहा या इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी, जो नदी थी, इसके पूर्व में जो जगह जो भूमि थी, उसको इन लोगों ने इंडिया कहा। ठीक है, किसने, ईरानियों ने और यूनानियों ने। हूबहू लाइन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आइए अतीत जानने के स्रोत, यहाँ पे लिखा है पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं, जिस चीज़ को हम हाथ से लिखें उसको पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकलना है। तो पुस्तक जो हाथ से लिखी होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। और अंग्रेजी में जो पांडुलिपि वर्ड है, ये इसका अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और यह लैटिन शब्द के मेन्यू शब्द से बना हुआ है। किससे, लैटिन शब्द के मेन्यू शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से निकला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पांडुलिपि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा का प्रयोग था वो आम लोग भी करते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे हम लोग। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो जो पुरातत्वविद होते हैं भाई, उन लोगों ने हड्डियों को खोजा, उन लोगों ने चिड़ियों को खोजा, उन लोगों ने जानवरों की हड्डियों को खोजा, क्या जानने के लिए कि अतीत में लोग, हमारे पुराने समय में लोग क्या खाते थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास जानने के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो जो हम अगर एंशियंट हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, अब आगे चलते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन मूर्तियां, चित्रकला आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, जो एंशियंट रिसोर्सेज होते हैं उसमें क्या आता है, तो इसमें भाई सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है कि जो कि पुरातत्व मानते हैं कि जो पुराने समय की चीज़ें थी वो सर्वाधिक प्रामाणिक हैं, मतलब ऑथेंटिक हैं। तो अब इसमें आता क्या है, जैसे अभिलेख आता है। ठीक, इसमें क्या आता है, अभिलेख आता है, सिक्के, कॉइन्स आते हैं, स्मारक आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, स्कल्पचर्स आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, चित्रकला आता है पुरातात्विक स्रोत में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए अभिलेख को देखते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख को क्या कहते हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। तो जो अभिलेख हैं भाई, अभिलेख प्राचीन समय में किस पे सबसे ज़्यादा है, शिलाएँ, जो शिलाएँ होती हैं उस पर थी, स्तंभ जो पिलर्स होते थे उस पर, ताम्रपत्र जो होते थे उस पर, दीवारों पे, तथा जो प्रतिमाएं मतलब पिक्चर्स या चित्र होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उस पर ये अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं। ठीक, इनका वर्णन है। अब आइए आगे चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिला है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो अगर सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पूछता है तो कहाँ पे पाया जाता है, बोगजकोई। या अगर पूछे तो बोगजकोई का संबंध किससे है, तो बोगजकोई का संबंध यही है भाई कि सबसे पुराना अभिलेख यहीं से मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है, जो 300 ईसा पूर्व है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, तो किसका है, अशोक का है। ठीक, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अशोक के जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, किस लिपि में लिखे गए, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, किसमें, ब्राह्मी लिपि में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत में के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। कुछ जो उत्तर पश्चिम भारत के जो कुछ अभिलेख थे वो खरोष्टी में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। खरोष्टी लिपि किस तरफ लिखी जाती है, तो जो खरोष्टी लिपि है भाई दाहिने तरफ से, मतलब दाएं तरफ से, इधर दाहिने तरफ से लिखा जाता है, इधर दाहिने तरफ से बाएं की तरफ भागते हैं, मतलब बाएं तरफ की तरफ लिखते हैं। ठीक, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। ठीक, कौन सी, खरोष्ठी लिपि।
अब आइए प्रारंभिक अभिलेख पढ़ते हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में है। तो जो प्रारंभिक अभिलेख मिले गुप्त काल से पहले के, तो वो प्राकृतिक भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे, लेकिन गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के जो अधिकतर अभिलेख थे ये संस्कृत भाषा में है। ठीक, कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनार विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो कुछ गैर सरकारी अभिलेख हैं जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनर, जिसको विदिशा से प्राप्त किया गया था, गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक, जिसमें ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत जो धर्म है विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अवशेषों का अभिलेख को पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले भाई लिपियों को पढ़ने वाला कौन था, तो जेम्स प्रिंसिप थे। कब लिखा, कब 1837 में, याद रखिएगा ये फैक्ट है, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं और हमको लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अवशेषों के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक, अब आइए स्मरणी अभिलेख कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ते हैं हम। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये कलिंगराज किसके शासक काल में मिला था, कलिंगराज के खारवेल में। विषय क्या था इसमें, खारवेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें क्या मिलता है और किसके शासन काल में था, तो ये कलिंगराज के खारवेल शासक में मिला था। और इस पे किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो खारवेल के जो शासन काल की जो घटनाएं थी उसको एक क्रम तरीके से चीज़ों का विवरण मिलता है। अब आइए जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख ये गिरनार अभिलेख है, जिसको कहते हैं रुद्रदामन शासक था। तो रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। तो जो रुद्रदामन साहब थे, इनकी विजय, कौन से युद्ध इन्होंने जीता, इनके पर्सनालिटी के बारे में, इनके कार्यों के बारे में विवरण मिलता है जूनागढ़ से। ठीक, बस याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख किसका संबंध है, रुद्रदामन। अब इसमें किसका उल्लेख है, तो रुद्रदामन के विजय, युद्ध विजय, व्यक्तित्व, उनके जो कार्य हैं इसके बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। आइए नासिक अभिलेख देखते हैं। गौतमी बलश्री। ठीक, गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं का विवरण मिलता है। ठीक, किसमें, नासिक अभिलेख में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के शासनकाल में मिला। समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है इसमें। ठीक, समुद्रगुप्त की विजयों, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ, समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों, जो उनकी पॉलिसीज़ थे, इसमें पूरा उनका डिस्कशन या पूरा डिटेल में चीज़ें मिलती हैं। मंदसौर अभिलेख। ठीक, कहाँ, मालवा नरेश यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है किसमें, मंदसौर के अभिलेख में। एहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशियन द्वितीय के बारे में मिलता है। हर्ष पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है किससे, ग्वालियर अभिलेख से। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ और अभिलेख दिए हैं जैसे भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त के बारे में मिलते हैं। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है किसमें, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक, अब देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा बंगाल शासक विजयसेन के बारे में है। तो विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए वेस्ट बंगाल जो है वो बिहार से सटा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब आइए सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना तथा सीता धातु के बने होते थे। तो जो पुराने सिक्के थे, एंशियंट टाइम के कॉइन्स थे, वो किससे बने होते थे, सिक्के से, तांबा से, चांदी से, सोना तथा सीसा से। ठीक, आगे चलते हैं। आहत सिक्के किसको कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। तो जो आहत सिक्का था या पंचमार्क सिक्का था, ये भारत का प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के थे। ठीक है, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। तो इनको आहत मुद्रा क्यों कहते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर क्या होता था कि ठप्पा मुहर लगा दिया जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या आहत सिक्का माना जाता था। अब आगे चलते हैं। आरंभिक सिक्कों पर मात्र चिन्ह मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी मिलती हैं। तो जो शुरू में, प्राचीन समय में शुरू में जो सिक्के मिले, उन पर मात्र कुछ चिन्ह वगैरह मिले होते थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जिस शासक ने जो कॉइन्स को
मतलब प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने अपने नाम, उनकी तिथियां और अपने बारे में उसमें लिखा। ठीक, आगे चलते हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तरी प्रदेश और मगध से मिली हैं। ठीक, आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। जो आरंभ में सिक्के मिले किसके बने होते थे? चांदी के। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। जो जो तांबे के कम सिक्के थे वो बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ठीक, प्रारंभिक आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। तो जो आरंभिक आहत सिक्के थे ये उस पर किस किस के चित्र बने थे, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र के वो चीज़ें बनी होती थी। अब मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं। आइए, मूर्तियाँ। भरहुत बोधगया अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। तो जो भरहुत बोधगया अमरावती से जो मूर्ति कला में जो चीज़ें मिली थी, तो उससे ये पता चलता था कि जो जनसाधारण के लोग थे, सिंपल लोग थे, उनके बारे में सजीव झांकी मतलब सजीव चित्र, सजीव वर्णन मिलता है उनके बारे में। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। तो जो प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था ये कुषाण काल से ही मिलता है। ठीक, अगर पूछे क्वेश्चन तो मूर्तियों का जो मिलना प्रारंभ हुआ किस काल से हुआ? तो प्राचीन काल के किससे? कुषाण काल से। ठीक, कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। ठीक, तो कुषाणकालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। तो जो कुषाण काल में जो गांधार कला प्रदर्शित की जाती थी वो किसका प्रभाव था? ये विदेशी प्रभाव था। लेकिन जो मथुरा कला है ये हमारा पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक, अब स्मारक भवन पे चलते हैं। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया एवं मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। ठीक, चित्रकला। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है हमें। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में गुप्तकाल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मुहर प्राप्त हुए थे तो उस वहाँ से उनके जो धार्मिक चीज़ें थी उनके बारे में हमें पता चलता है। अब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला धार्मिक, दूसरा लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। आइए इसको पढ़ते हैं। तो धार्मिक साहित्य क्या होता है भाई, इसको पढ़ते हैं। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। तो जो धार्मिक साहित्य था इसमें किसके बारे में वर्णन था? ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा। ठीक, तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो अगर आपको धार्मिक साहित्य के बारे में अगर शब्द सुन के अजीब सा लग रहा हो तो मैं बता दूं इसमें क्या आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे वेद हो गया हमारा, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराण हो गए तथा स्मृति ग्रंथ जो भी ग्रंथ थे ये किस में आ जाएंगे? हमारे धार्मिक साहित्य के में अंतर्गत आ जाएंगे। आगे चलते हैं। ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो जो ब्रह्मोत्तर ग्रंथ है उसमें बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित जो रचनाएं हैं उनका उल्लेख किया जा सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य में क्या आएगा? ठीक, वो धार्मिक साहित्य था। ब्राह्मण साहित्य में क्या आएगा? तो आइए पहला वेद आएगा। वेद क्या आएगा? वेद आएगा। ठीक, इसको देखते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन, यहीं से अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, वेदों के माध्यम से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो वेद है क्या, वेद के बारे में क्या चीज़ें आती हैं? तो वेद से हमें यह पता चलता है जो आर्य थे, प्राचीन आर्य थे, उनकी धार्मिक जीवन, उनका सामाजिक स्थिति, उनका आर्थिक स्थिति, उनकी राजनीतिक जीवन पर हमें राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है। एक एकदम सिंपल है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक, याद रखिएगा जो वेदों की संख्या है कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद है, पहला ऋग्वेद है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक, वैदिक युग का सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो वैदिक युग की जो सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? वेद है। जो वैदिक युग था इसके बारे में जानने का एकमात्र दशा क्या था? वेद है। ठीक, कौन सी? वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ठीक है,
ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। प्रत्येक वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए सिंपल भाषा में समझिए कि जो ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, मतलब यज्ञ करना, और यज्ञ के विषयों का जो प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ होते हैं, मतलब उसके बारे में बताने वाले ग्रंथ होते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक, अब आइए अरण्यक के बारे में देखते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रचनात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। तो जो आरण्यक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग को हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। इसमें क्या है? तो दार्शनिक एवं रचनात्मक विषयों के बारे में लिखा गया है। किसमें? आरण्यक में। अब आइए उपनिषद के बारे में देखते हैं। उप का अर्थ है समीप, उप का मतलब है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। ठीक, उप का मतलब समीप, मतलब उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि अगर जो भी ज्ञान, जो भी रहस्य के बारे में आप गुरुओं के समीप बैठ कर लेते हैं, जो भी ज्ञान, उसको हम उपनिषद कहते हैं। ठीक, अब आइए लास्ट पेज पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ठीक, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरी जोर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। कृषि का आरंभ कब हुआ? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब मिले? 4700 वर्ष पूर्व मिले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, रुकिए 1 मिनट इधर कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सीधी सी बात है, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन पूछे कि कृषि का आरंभ कब से पाया जाता है? तो 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व मिले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व मिला। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब आइए इतिहास और तिथियाँ, इसको देख लेते हैं। इतिहास की तिथियाँ कैसे? अंग्रेजी में BC, ठीक, हिंदी में ईसा पूर्व। BC को हम लोग बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। BC फॉर बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व के, जो ईसा का जन्म था उसके पूर्व की जो एज, अब जो मतलब तिथियां हैं उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व होता है। ठीक, एकदम सिंपल भाषा में चीज़ों को पढ़ाऊंगा मैं, आपको समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है AD, जिसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं। 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह जो थे, इनके जन्म के बाद के जो वर्ष होते हैं इसको हम AD बोलते हैं या एनो डोमिनी बोलते हैं। भाई, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, मतलब CE अगर कहीं कहीं आपको CE लिखना मिलेगा, इसको मतलब है कॉमन एरा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब यही है कि AD एनो डोमिनी, मतलब जिसको हम AD कहते हैं, ईसा के जन्म के बाद का जो समय है ईसा मसीह के, उसको हम क्या कहते हैं? एनो डोमिनी कहते हैं। तो एनो डोमिनी की जगह कहीं कहीं आपको BC मिलेगा। क्या? ठीक, 20 मतलब CE मिलेगा। एनो डोमिनी की जगह CE मिलेगा। इसका मतलब है कॉमन एरा। अगर कॉमन एरा जहाँ पे लिखे मतलब समझ लीजिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का, जहाँ पे और कहीं BC बिफोर क्राइस्ट की जगह क्या मिले? BCE। ठीक, बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक भाई, भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 6 की जो NCERT हिस्ट्री की जो NCERT है उसको हम लोगों ने कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ठीक है, तो बहुत अच्छे से BPSC TRE 3.0 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें क्लास 8 तक की NCERT पूछी जानी है सिलेबस में, चाहे चंडीगढ़ JBT हो चाहे दमन दीव हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री और जो GS वाला सेक्शन है उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत इनफ टाइम है, पहले थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ऐसे वीडियोज़ को मैं डेली लाऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कितना करते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ और सेकेंड चैप्टर के साथ। ठीक, जय हिंद जय भारत।